हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों असाइनमेंट चौथा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा, जो कि आप लोगों के लिए न्यू असाइनमेंट आ गया है। असाइनमेंट नंबर 4, कक्षा है 10वीं, विषय है सामाजिक ज्ञान, शैक्षणिक सत्र है 2021-22, माह नवंबर है, जिस पर आप लोगों को असाइनमेंट में सामाजिक ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, हिटलर की विदेश नीति, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख ही रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों को असाइनमेंट में दिए जाते हैं, और हर बारी ऐसे ही असाइनमेंट आप लोगों को मिलते जाते हैं। तो इसका आंसर प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्निंग साइंस एंड इन हिंदी को सब्सक्राइब करके रखें। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऑनली का असाइनमेंट प्राप्त करने हेतु हमारे इस यूट्यूब चैनल को फास्ट से फास्ट सब्सक्राइब करें। इसका आंसर प्राप्त करने के लिए चलिए वीडियो के से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, आयकर और उत्पादक शुल्क में क्या अंतर है। आयकर और जो उत्पादक होता है, उत्पादक शुल्क, उसमें क्या अंतर है, ये आप लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो उत्तर में लिखेंगे, हेडिंग को फर्स्ट अच्छे से लिखना है। आयकर व्यक्ति किसी निजी आय पर लगाया जाता है। व्यक्ति की किसी निजी आय पर लगाया जाता है। आय के कई स्रोत हो सकते हैं, जैसे वेतन, पेंशन। इसके अलावा कोई व्यक्ति बैंक में रखी जमा राशि पर भी ब्याज अर्जित कर सकता है। अपनी किसी संपत्ति को किराए पर देकर भी वह आय प्राप्त कर सकता है। इन सभी आय पर व्यक्ति की आयकर देना होता है। आयकर यह एक निश्चित आय से अधिक आय की राशि पर देना होता है। आयकर कुल आय का एक निश्चित प्रतिशत होता है। जिनकी आय जितनी अधिक होती है उतना ही अधिक आयकर का भुगतान करना होता है। उसी प्रकार होता है उत्पादन शुल्क। कोई वस्तु उत्पादन या निर्माण के बाद बिक्री की एक पूरी श्रृंखला से गुजरती है। उत्पादन शुल्क किसी वस्तु के उत्पादन पर लगता है। उत्पादन शुल्क भार उपभोक्ता के ऊपर डाल दिया जाता है, जिससे उपभोक्ता को उत्पादित की गई वस्तु के लिए अधिक शुल्क चुकाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्खनन में पूरे देशवासियों को लाभ हो केवल निजी कंपनियों को नहीं, इसके लिए क्या किया जा सकता है। इसका आंसर में ये लिखना पड़ेगा आप लोगों को। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ऑनली स्टडी हेतु असाइनमेंट, सभी मॉन्थ के असाइनमेंट दिए जाते हैं। नोट्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के अच्छे तरीके से सॉल्यूशन करके यहाँ पर से स्टडी कराया जाता है, जिसके तहत आप लोगों को स्टडी में बहुत ही सारी उपलब्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं, जिसके तहत आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने स्टडी में बिना कोई रुकावट पाए स्टडी कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर, जो कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा। इसी प्रकार देखते हैं, हिटलर की विदेश नीति को समझाइए। उत्तर, 1933 की शुरुआत हिटलर ने शांतिपूर्ण नीति अपनाने का आश्वासन दिया तथा उसका मुख्य वर्साई संधि की अपमानजनक शर्तों की खत्म करना और जर्मनी के लिए समानता की स्थिति प्राप्त करना था। वह चाहता था कि किसी भी तरीके से जर्मनी 1919 में खोए क्षेत्रों को वापस मिला ले। 1933 में हिटलर की जर्मनी ने पुनः असस्त्रीकरण की नीति अपनाई और धीरे धीरे जहाज़ों, टैंकों व पनडुब्बी से लैस अशक्त सेना का निर्माण किया। 1935 में हिटलर ने वायुसेना व सेनाओं के अनिवार्य भर्ती जैसी घोषणा की, जो सीधे तौर पर वर्साई संधि की अवहेलना थी। 1935 में सार घाटी
जनमत संग्रह द्वारा जर्मनी में मिला लिया गया। मार्च 1936 में जर्मनी सैनिकों ने राइनलैंड पर पुनः अधिकार कर लिया। 1936 में ही लिखर ने इटली के काशीवादी शासक ये थोड़ा सा यहाँ पर से है और जापान के साथ सोवियत रूस विरोधी समझौता किया। इसी प्रकार नेक्स्ट है चौथा, सरकार के ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो गरीबों को काम करने में सीधे जुड़े हुए हैं। उत्तर, लोगों की आजीविका को सुनिश्चित करने का दायित्व भी सरकार का ही है। सरकार द्वारा काम करने का अधिकार और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून बनाया गया। इस कानून के तहत सरकार की यह जिम्मेदारी तय की गई कि वह ग्रामीण इलाके के प्रत्येक परिवार को साल में 100 दिन तक कार्य उनकी मांग पर उपलब्ध कराएगी। यह कार्य लोगों को उनके इलाकों में ही उपलब्ध करना होगा और उनके लिए होने वाला पूंजीगत खर्च तथा मजदूरी का भुगतान सरकार करेगी। स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराकर मनरेगा के तहत सामाजिक उपयोग को कई कार्यों जैसे जैक डैम, अड़के तालाब, वाटर और हार्वेस्टिंग संरचनाकर एवं आदि का निर्माण किया जा सकता है। इस प्रकार सरकार ने इन प्रमुख रोजगारों के द्वारा गरीबी को कम कराने व अथक प्रयास किया है। जैसे कि गांव-गांव में गड्ढा होता है, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कि ये गरीबी के तहत आते हैं, जो कि सरकार के द्वारा इनका भुगतान किया जाता है। एंड ये 100 दिनों के लिए हर परिवार से व्यक्तियों को ये करना होता है। औद्योगिक प्रदेश अधिकतर क्यों होते हैं? एक में उद्योग विकसित होने के बाद वहाँ से उद्योग क्यों हट जाते हैं? तो इसका कुछ ये देखिए कारण हम लोगों को लिखना पड़ता है। औद्योगिक प्रदेशों के अस्थिर होने का मुख्य निम्न कारण है। पहला है कच्चे माल की कमी होना, उत्पादन लागत का बढ़ना, श्रमिक संगठनों की उचित अनुचित मांगे के कारण, बाजार विक्रय व्यवस्था के प्रभाव के कारण, लाभ में कमी आना, औद्योगिक तकनीक का पुराना होना, खनन के कारण उस क्षेत्र की भूजल संरचना में बदलाव होता है। इसीलिए खनन केवल वहाँ की भूमि और वन को प्रभावित करता है बल्कि नदियों को भी प्रभावित करता है। खनन में खनिज निकालने के बाद चले हुए मलबे नदी के घाटियों में जमा कर दिए जाते हैं, जिससे नदी मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। नदी की घाटी में बाढ़ आती है, साथ साथ वन भी समाप्त होते हैं। इस प्रकार के कारण से जो है ये औद्योगिक अस्थायी हो जाते हैं। तो ये था हमारे सामाजिक विज्ञान का सबसे बेस्ट उत्तर। अगर आप इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें, ये सबसे बेस्ट इंफॉर्मेशन है। एंड सभी क्लास का असाइनमेंट आप लोगों को जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाएगा। आप लोग बस कमेंट करते जाएं, जिससे कि मैं आप लोगों को सभी का असाइनमेंट जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों को दे सकूँ। हर क्लास का कमेंट करें एंड जिस भी सब्जेक्ट का आप लोगों को चाहिए हो उसका फास्ट कमेंट करें, फास्ट से फास्ट। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।